चलिए आज हम लोग आदित्य रंजन की साइंस किताब के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर देखते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, उन मांसपेशियों को क्या कहा जाता? तो उनको ऊतक कहा जाता, मतलब जो दिखने में एक टाइप के लगे और काम भी एक जैसा ही करें। अगला दिया है ऊतक के प्रकार का स्ट्रक्चर। तो ऊतक के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु ऊतक और एक पादप ऊतक। जंतु ऊतक 4 भागों में बढ़ जाता है, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। जबकि पादप ऊतक 2 भागों में बढ़ जाता है, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी 2 भागों में बढ़ जाता है, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार का, इसको बोलते हैं पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। जटिल ऊतक फ्लोएम और जाइलम। मतलब जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक हैं? तो जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक है। पादप ऊतक के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक ऊतक इसमें सक्षम है। पौधों की लंबाई मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो विभज्योतक ऊतक सहायक होता है। कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो विभज्योतक ऊतक है। ठीक है। ये क्या करता है? कोशिकाओं का विभाजन करता है और नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। कौन सा ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक को बनाने के लिए पृथक होती हैं? मतलब स्थायी ऊतक को अगर बनाना है तो भी विभज्योतक ऊतक भी काम में आएगा। अगला, कौन से ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं? इनमें सघन कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं, पतली सेलुलोज भित्तियां और विकसित केंद्रक होते हैं। तो ऐसा कौन है? विभज्योतक ऊतक। पौधों की जड़ें तथा तने के पार्श्व भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो पार्श्व विभज्योतक ऊतक। कौन सा ऊतक पत्तियों एवं पर्व संधियों पर पाया जाता है? तो अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। कौन सा ऊतक तने और जड़ों की शीर्षों पर पाया जाता है? तो शीर्ष पर पाया जाएगा शीर्ष विभज्योतक ऊतक। मतलब पार्श्व भाग में पार्श्व विभज्योतक ऊतक, शीर्ष भाग में शीर्ष विभज्योतक ऊतक। अगला, सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि क्लोरेनकाइमा की कोशिकाएं किसके संचय के कारण मोटी होती हैं? तो उसमें सेलुलोज और पेक्टिन ये दोनों इकट्ठी हो जाती है, इस वजह से मोटी हो जाती हैं। अगला, कौन से ऊतक में कोशिकाएं लंबी जीवित और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती? तो स्थूल कोण ऊतक जिसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं होती है। कौन से ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं? तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करता है? तो क्लोरेनकाइमा। नारियल की छाल पर या नारियल की छाल का निर्माण दृढ़ ऊतक के द्वारा होता है, जिसे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधे को कठोर मजबूत, उसको भी दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा जिसे बोलते हैं, और नारियल की छाल का निर्माण भी स्क्लेरेनकाइमा द्वारा होता है। ठीक है। अगला, किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मोटी हो जाती हैं? तो लिग्निन का जमाव जब होता है तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति किनारे की मतलब दीवार जो होती है वो मोटी हो जाती है। अगला,
कौन सा ऊतक रेशेदार पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पौधों के आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो रक्षा कौन करेगा? जो दृढ़ होगा। तो दृढ़ ऊतक रेशेदार चीज़ों में पाया जाता है और बाहरी तौर पर रक्षा करता है। मरुस्थलीय पादपों की बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस बोलते हैं। तो मरुस्थलीय पादपों की बाह्य त्वचा में किसकी मोटी परत होती है? तो क्यूटिन की मोटी परत होती है। ठीक है, जो भी पौधे मरुस्थल में पाए जाएंगे उनके बाहर क्यूटिन की परत पाई जाएगी। अगला, पौधों में जल, खनिज व अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो संवहनी ऊतक। संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। पौधों का कौन सा ऊतक पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम जल तथा खनिज लवण को ले जाता है। ठीक है, किसको पौधों में जल संवहनी ऊतक कहते हैं? तो जाइलम जल ले जाएगा और फ्लोएम फूड ले जाएगा। फूड मतलब भोजन। अगला क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना फ्लोएम का कार्य है। कौन सा एक जटिल स्थायी ऊतक है? तो जटिल ऊतक में दोनों थे, एक फ्लोएम और एक जाइलम। ठीक है, तो फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम युग्म संवहनी बंडल का गठन करते हैं। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक तथा जाइलम में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम सरल ऊतक नहीं है, याद रखना। जाइलम संवहन ऊतक कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते? तो जाइलम संवहन ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला होता वाहिनिका, दूसरा वाहिका, तीसरा पैरेन्काइमा और चौथा फाइबर। ठीक है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो जटिल स्थायी ऊतक में एक प्रकार कार्य करने की क्षमता होती है। जटिल ऊतक किससे बने होते हैं? तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जटिल ऊतक। अब जंतु ऊतक के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा उपकलाई ऊतक। ये आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं ये तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। मस्तिष्क मतलब दिमाग, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं ये त्वचा वाली जो होती हैं ये तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो ये न्यूरॉन होती है। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना ये किसकी विशेषता है? तो तंत्रिका ऊतक की विशेषता है। रेखित पेशियां जंतु के कंकाल से संबद्ध रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है। इसके कारण कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी इन्हें कहते हैं। ठीक है, रेखित पेशियों का मतलब होता है इच्छा से चलने वाली पेशियां। ठीक है, जैसे हमें हाथ बढ़ाना है, पैर बढ़ाना है तो ये अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। अब हृदय की जो गति है वो हृदय कहते हैं अनैच्छिक पेशियों में आएगा। ठीक है, जिसे अरेखित पेशी कहते हैं। अगला, अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी कहलाती है। अगला, कौन सी पेशी आहार नाल, वृषण, मूत्राशय व वाहिनियों में पाई जाती है? तो जहाँ पर अपना कोई वश नहीं होता है वहाँ पर अरेखित पेशियाँ या अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। ठीक है, आहार नाल में भोजन का प्रवाह किसके संकुचन व प्रसार के कारण होता है? तो आहार नाल सिकुड़ती है और फैलती है, ये आपकी अरेखित पेशियों के द्वारा होता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है तो स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। ठीक है, अगला, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कौन सा है? तो प्यूलर मेम्ब्रेन, जिसे हृदय आवरण भी कहते हैं। हिंदी में हृदय आवरण, इंग्लिश में प्यूलर
प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है। अगला, एरियोलर ऊतक के बीच, एरियोलर ऊतक किस किस के बीच एक पूरक का काम करता है? तो त्वचा और मांसपेशियों के बीच में एरियोलर ऊतक कार्य करता है। एरियोलर ऊतक की मास्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए किसका, रुधिर के एंटीकोएगुलेट के नाम के लिए किसका, तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए किस नामक प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो ये तीनों की जगह पर हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन आएगा। एरियोलर ऊतक में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो एरियोलर ऊतक में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट, मैक्रोफेजेज। अगला, किस ऊतक की लचीले संयोजी ऊतक कहते हैं? मतलब किस ऊतक को लचीला संयोजी ऊतक कह पाएंगे? तो एरियोलर ऊतक जो होता है इसको लचीला संयोजी ऊतक कहते हैं। एरियोलर ऊतक को लचीला संयोजी ऊतक भी कहते हैं। कंडरा या जिसको टेंडन बोलते हैं से जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक है। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला टेंडन ऊतक होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आया। ये भी अगला वाला भी, लिगामेंट एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। जहाँ अपना घुटना होता है और कोहनी होती है, यहाँ पर लिगामेंट कार्य करता है। लिगामेंट अगर नहीं रहेगा अपनी हड्डियों के बीच में तो हड्डियाँ आवाज़ करने लगती हैं। जैसे बूढ़े लोगों की हड्डियाँ दर्द करने लगती हैं, उसी तरह अपनी भी होने लगेंगी। ऊतक का कुबड़ किसका बना होता? तो वसा में ऊतक का बना होता है। सॉरी, ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? तो वसा में ऊतक का बना होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो मनुष्य के शरीर में त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है। अगला, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ठीक है, रेखित इच्छा के अनुसार, अरेखित बिना इच्छा के। जैसे पलकें झपकाना तो ये अरेखित में आ जाएगा, अनैच्छिक में। और हाथ बढ़ाना या किसी को थप्पड़ मारना, पैर चलाना, ये सभी रेखित में आ जाएंगे। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस और मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है। अगला, और जबकि श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तीनों याद रख लेना ALT के नाम से। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अगला, वसा संयोजी ऊतक त्वचा के नीचे, गुर्दे के आसपास और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। मतलब त्वचा के नीचे भी थोड़ा सा फैट होता है, गुर्दे के आसपास भी फैट होता है और अंदर के जो अंग होते हैं उनमें भी फैट होता है। तो जहाँ जहाँ फैट है वहाँ पर वसा संयोजी ऊतक पाया जाएगा। ठीक है। अगला, उपास्थि एक प्रकार के संयोजी ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। मतलब उपास्थि होती हैं, अस्थियों से छोटी हिस्सा उपास्थि, तो उपास्थियों के कारण हमारे कान को मोड़ा जा सकता है। अगला, किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? तो वसा संयोजी ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। कि अगर आपके शरीर में वसा का जमाव करना है तो वसा संयोजी ऊतक होना आवश्यक है, जो कि मोटे ताजे लोगों में होता है। ठीक है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है। अगला, मुख की आंतरिक परत किससे बनी होती है? तो सल्की एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है, मुख की अंदर की परत जो होती है। ठीक है। अगला, किस ऊतक के द्वारा लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि
वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है या पाए जाते हैं। तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं, घनाकार एपिथेलियम ऊतक लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। श्वेत का मतलब पसीने वाली ग्रंथि। अगला, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्यतम परत कहलाता है, तो एपिडर्मिस कहलाता है। अगला, उपकला ऊतक का कार्य शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना है, साथ ही उत्सर्जन, स्वेदन और अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करना भी होता है। ठीक है। उपकला ऊतक। त्वचा पर बाल मूलतः चर्मी के होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। अगला, चर्मी का मतलब है स्किन। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कूपका तथा वृक्कीय नली आदि किस प्रकार के ऊतक से बने, तो एपिथेलियम ऊतक से बने हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनियाँ, इतना याद रख लेना, ये एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं जीवा, ग्रासनली, आहार नाल के स्तर बनाते हैं, तो सल्की एपिथेलियम ऊतक के बनते हैं। अंडवाहिनी, श्वास नली तथा मुखगुहा में पाए जाते हैं, तो पक्षाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए। अपने अपने शहर या गांव का नाम भी लिख दीजिए, जिससे पता लगता रहे कहाँ कहाँ तक ये वीडियो पहुंची है।